So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise about the recognition of financial liability। देखो financial liability में भी दो कैटेगरीज है, अमोटाइज कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट वही चलेगा और जो है FVTPL। जैसे उधर अमोटाइज कॉस्ट FVTPL FVTOCI था, इधर अमोटाइज कॉस्ट और FVTPL है। तो financial liability क्लासीफाई हुई है दो कैटेगरी में। इक्विटी तो रिकॉग्नाइज होती है हमारी रेसिडुअल वैल्यू पे, तो इक्विटी तो हमारी रेसिडुअल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होती है। तो जो फिनेंशियल लाइबिलिटी है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, अमोटाइज कॉस्ट और FVTPL। ठीक है, अब FVTPL पे कब, जब डेरिवेटिव वाला केस हो। ठीक है, एक्सेप्ट डेरिवेटिव ऑफ हेजिंग इन द नेचर ऑफ कैश फ्लो। तो डेरिवेटिव ऑफ हेजिंग इन द नेचर ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, तो वो नहीं आता। अदरवाइज FVTPL आता है, इधर अमोटाइज कॉस्ट आता है। अब इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो वही कॉस्ट से एडजस्ट होता है, पर FVTPL में जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो PNL में चार्ज हो जाता है। और फिनेंशियल लाइबिलिटी में दोनों क्वेश्चन, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब रही बात करें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, तो फिनेंशियल लाइबिलिटी एट अमोटाइज कॉस्ट और आता है एक फिनेंशियल लाइबिलिटी एट FVTPL। ठीक है, तो फिनेंशियल लाइबिलिटी एट अमोटाइज कॉस्ट, जैसे हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन था कि अमोटाइज कॉस्ट, ठीक है, अमोटाइज कॉस्ट वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी फेयर वैल्यू रहेगी, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट होगा कॉस्ट ऑफ असेट से। साथ ही साथ FVTPL में अगर है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट PNL में चार्ज होगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में फिनेंशियल लाइबिलिटी एट अमोटाइज कॉस्ट, ठीक है, तो हमारे पास ERI होना चाहिए, क्योंकि अमोटाइज कॉस्ट में हम अगर फिनेंशियल लाइबिलिटी एट अमोटाइज कॉस्ट अगर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अमोटाइज कॉस्ट में तो हमको पता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर कभी नहीं है तो IRR। फिनेंशियल लाइबिलिटी में दो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो वही फीचर ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी रहता है। कन्वर्टिबल डिवेंचर की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कन्वर्टिबल डिवेंचर है जहाँ पे इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में फिनेंशियल लाइबिलिटी है, और कन्वर्टिबल डिवेंचर है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल सी बात है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखेंगे। इधर तो प्योर फिनेंशियल लाइबिलिटी, नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इधर तो हमको ERI निकालना पड़ेगा। तो हम जो है फिनेंशियल लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, और नॉन कंपाउंड और कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बस यही है, और कुछ समझने का है नहीं इसमें। ERI दे के रहेंगे, ERI निकालना पड़ेगा। अमोटाइज कॉस्ट में तो ERI जो है हमको दे के ही रखते हैं, क्योंकि अमोटाइज कॉस्ट में बिना ERI के काम नहीं चलेगा। और अगर ठीक है ERI नहीं दे के रखा है तो नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में IRR निकाल लेंगे। मॉडिफिकेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रही बात है तो हमने जो है फिनेंशियल लाइबिलिटी एट FVTPL की जो बात आती है, तो FVTPL में क्या होता है, देखो FVTOCI नहीं FVTPL बोल रहे हैं कि फिनेंशियल लाइबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेड। FVTPL में इक्विटी और डेरिवेटिव इधर आते हैं, पर एक्सेप्ट डेरिवेटिव फॉर हेजिंग इन द नेचर ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तो कैश फ्लो हेज जो रहता है वो OCI में जाता है, बाकी सब जो है इधर FVTPL में जाता है। ठीक है, तो हेल्ड फॉर ट्रेड के बेसिस पे है, FVTPL में जाएगा। अब जो है इस पर क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वही नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। तो नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, फिनेंशियल लाइबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है बाकायदा करना पड़ेगा, IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर इसके पहले जो हमने फिनेंशियल एसेट के रिस्पेक्ट में तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, FVTOCI, FVTPL और एक अमोटाइज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। तो अमोटाइज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करा था हमने, तो अप्रैल 19 में MTP के अप्रैल 19 में मतलब मई 19 के MTP का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि A लिमिटेड मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इधर देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, राइट टू रिसीव कैश। तो A लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा, हुज डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो, मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ द डिपॉजिट। उसकी डिटेल नीचे दे के रखी है, जनरल एंट्री हमको करने की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमको जर्नल एंट्री करनी है। एज्यूम मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर अ डिपॉजिट, मतलब वही ERI दे के रखा है, ERI है हमारा 12%। ठीक है, अब डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 अप्रैल 2014। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट 31 मार्च 19 तक, मतलब कि डिस्क्रिप्शन लीज है, टोटल लीज पीरियड 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स का हमारा जो है वो है लीज पीरियड।
अब जो है 5 ईयर्स तक हमारा है लीज पीरियड, डिस्काउंट रेट है 12%। डिस्काउंट रेट कितना है? 12%। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी हम जमा कर रहे हैं वो है 10 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर है 567427। सी, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हमको 5 साल बाद मिलेगा। मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की अर्निंग जो अगर हम देखें, क्योंकि हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग 10 लाख हमको मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 567427। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 567427 हो गए हमारे। मतलब इतने पे हमको बुक करनी थी, इतने पे हमको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट बुक करनी थी। लिखा हुआ है द अबव सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ एन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लीज टर्म 10 लाख। हैंस दिस इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड शैल बी अकाउंटेड एट अमोटाइज कॉस्ट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 10 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग 567427 है। अब ये 567427 हो जाता है। अब पर हम इसको तो हम तो जो पे कर रहे हैं वो 10 लाख पे कर रहे हैं। तो समझो आप ये जो 10 लाख पे कर रहे हो, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करे तो सामने वाले से आपको सर्विसेज मिल रही है, ये उस सर्विसेज के पैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो सर्विसेज के पैसे। आप 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहे हो, अगर आपको 5 साल भी जो है 5 साल बाद आपको उतने रुपए मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप करो तो कायदे से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट की वैल्यू 567427 है। और बचा हुआ जो है वो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपने पेमेंट करा है, मतलब एक तरीके से वो प्रीपेड लीज पेमेंट हो गया। तो 432573 हमारा प्रीपेड लीज पेमेंट है और 567427 ये हमारा जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब सिंपल सी बात है, दोनों के रिस्पेक्ट में आपने पेमेंट तो कर दिया, ठीक है। पर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करा है 567427 का, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। इतना परसेंट में इंटरेस्ट मिलेगा, 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। सिंपल से बात है। तो 567427 को आप 12% से मल्टीप्लाई करो तो 6809 आ जाएगा। और 432573 जो भी आ रहा है 432573, ये जो लीज रेंटल है, ये लीज रेंटल इक्वल ईयर्स में जो है अमोटाइज होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब एंट्री करोगे तो असेट हमारी बढ़ गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट इनकम है इसके रिस्पेक्ट में। और रही बात एक हमारी एक्सपेंसेस की कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस करे थे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अब हो जाएंगे कम, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि अमोटाइज होना चालू कर रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे हो जाएंगे कम। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार तो आपने कर लिया, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस टू बैंक करा होगा, आपने अमाउंट मेंशन कर दिया होगा 567427 और 432573। और मिड के पीरियड में यही होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, यह हो रहा होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और साथ ही साथ लीज एक्सपेंस में कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरीके से जो है इसकी एंट्री हो रही होगी। और ये जो है अमोटाइज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में इसकी अकाउंटिंग होती है। ओवर। अब चलो अब अपन पढ़ते हैं एक्सपेंसेस के, सॉरी एक और क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। अब इसको हम करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि XYZ ने लोन ग्रांट किया है, मतलब राइट टू रिसीव कैश लोन ग्रांट किया है एम्प्लॉय को 4% पे। आप मेरे को बताओ क्या 4% पे लोन देते हैं क्या? पर कंसेशनल रेट पर लोन दिया है बिगिनिंग ऑफ 15-16, मतलब कि स्टार्टिंग में लोन दे दिया 10 लाख का। प्रिंसिपल रिपेड होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, तो वो P1, P2, P3, P4, P5। अब जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है कंप्यूटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा ना, कि आप पहले पे करोगे तो जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ठीक है, वो कलेक्ट होगा 6 और 7 में, मतलब I6 और I7 हम कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट के बाद, ठीक है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 8% है, मतलब वही ERI दे के रखा है, तो 8% से डिस्काउंट कर लो। अब बात ये है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, तो 2-2 लाख कर लो, पे होगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये पे हो जाएगा।
अब सिंपल सी बात है, छठे और सातवें में आप जो है इंटरेस्ट, जितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, तो पहले 5 साल का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट निकालोगे, तब जाके छठे और सातवें साल में आप इसको पे करोगे। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख का पहले आप जो है टेबल बनाओ पूरी, क्या भैया 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख का जो है हमारी इंटरेस्ट 4% के हिसाब से, डिस्काउंटिंग 8% से करेंगे, पर 4% जो है हमारा, 4% से अगर हमने करा तो 40,000 आया। और 2 लाख का जो है हमारा पेमेंट हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट का, 8 लाख आउटस्टैंडिंग है, ये 8 लाख है, फिर 32,000, फिर 2 लाख गए, 6 लाख आते, फिर 6 लाख आया, फिर 24,000, फिर 2 लाख गए, फिर 4 लाख आया, फिर 4 लाख के 16,000, फिर 2 लाख गए, फिर 2 लाख आया, फिर 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, और फिर 8,000, फिर 2 लाख गए, फिर 0, 40, 32, 24, 16, 8। तो अगर हम देखें 40, 32, 24, 16, 8, अगर यही आ रहा है 40, 32, 24, 16, 8, तो कितने आ रहे हैं 72, 82, 92, 96, 106, 112, 120। ये जो 120 है 1,20,000, अगर हम बोले 60,000, और 60,000 छठे और सातवें साल में हमको मिलेंगे। अब P1, P2, P3, P4, P5, I6 और I7 जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की अर्निंग है, उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू करा 8% से, और इस तरीके से हमारा फेयर वैल्यू ऑफ लोन आता है 871,361। सिंपल सी बात है, हम ग्रांट कर रहे हैं 10 लाख का लोन, पर कायदे से वैल्यू तो 871,361 है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो डिफरेंस ये है कि एम्प्लॉय को सस्ता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय हमको एक्सपेंडिचर, हमको बेनिफिट देता है, एम्प्लॉय हमको सर्विसेज दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ सर्विसेज के नाम पर है। अब पॉइंट ये आता है कि जब हमने पेमेंट किया है तब तो कैश गया ना, तब तो कैश गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लोन टू एम्प्लॉय, जो अपना फिनेंशियल एसेट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हो जाएगी समझने की। ठीक है, तो अब हम क्या समझे कि लोन टू एम्प्लॉय कितना है हमारा 871,361, बेनिफिट कितना है 128,369, और किसको जा रहा है? देखिए एम्प्लॉय को जा रहा है। बेनिफिट तो एम्प्लॉय से ही हमको बेनिफिट मिला है। अब जो 871,361 है, 871,361 जो है, अब उसका 8%, देखो ये 871,361 है ना, उसको अगर आपने 8% इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते गए, ये जो है 871,361 एक तरीके से फेयर वैल्यू ऑफ लोन है। इसका जो 8% है, ये जो 8% है, आप ये कैलकुलेट करोगे और इसके हिसाब से जो है आप इनकम को बुक करोगे। और 128,369 है ना, वो अगले 5 साल में अमोटाइज हो जाएगा, सॉरी अगले 7 साल में अमोटाइज हो जाएगा, डेफर हो जाएगा अगले 7 साल में, क्योंकि 7 साल का पीरियड है। और इनफैक्ट जो 871,361 भी है वो अगले 7 साल तक जाएगा। कैसे? कि चलो 871,361 है, ठीक है, 871,361, अब इसका 8%, 60,995, सॉरी एक सेकंड 871,361 का 8%, 69,709, तो 69,709 ये एक तरीके से इनकम जो बनती है। ठीक है, अब इसमें से इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट तो 2 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है समझो, तो 2 लाख का अगर आपने रीपेमेंट करा है तो उसमें इंटरेस्ट माइनस करके जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आता है, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट आप माइनस करोगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपका जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट आया, तीसरा रीपेमेंट आया, चौथा आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाएगा। तो पहले में से चौथा माइनस करोगे तो पांचवा आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस है 741070, यही हो जाएगा 741070 ओपनिंग बैलेंस। अब 741070 इस पे वही 8% होगा, 59,285, 2 लाख का रीपेमेंट है। अब 2 लाख माइनस 59,286, ये जो है प्रिंसिपल 140,714, ये 741070 से हट जाएगा। तो इस तरीके से 600,356 आएगा। ये आपका 5 साल चलेगा, 1 2 3 4 5। फिर छठे साल से जो है इंटरेस्ट वही 8% लगेगा, फिर 60,000 रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में कम होगा, और फिर अगला 60,000 और कम होगा। तो इस तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी एंट्री होगी। पर अब ये है कि हर साल हमको बुक करना पड़ेगा, हर साल बुक करना पड़ेगा इस रिस्पेक्ट में कि जो आपका फेयर वैल्यू ऑफ लोन है
उस पर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, तो लोन और डेबिट हो जाएगा। तो लोन टू इम्प्लाई टू इंटरेस्ट एक्रूड, और बैंक से जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है, तो फिर इस तरीके से लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट एक्रूड, लोन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। लोन बढ़ के क्या जाएगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा, लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो लोन टू एम्प्लॉय हमारा एसेट है, एसेट और बढ़ जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू एम्प्लॉय, ये 2 लाख जो है हमको रीपेमेंट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने देखी, ओके। जो है अब हम लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि बी लिमिटेड ने इशू करा है ऑन 1/4/2009, क्या इशू करा है, 9% डिबेंचर। ये लाइबिलिटी है अब इसको पे करने की, ऑब्लिगेशन है पे करने की, जिसकी फेस वैल्यू है 20 लाख, डिस्काउंट है 5%। अब रिडीम हो जाएगा, अब रिडीम कब होगा, 10/11, 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद जो है रिडीम हो जाएंगे 50% डिबेंचर, रिडीम हो जाएंगे 7% प्रीमियम पे, एंड बैलेंस विल बी रिडीम एट 31/3/13, तो अगले 2 साल। तो देखो अगर देखा जाए तो इशू आ जाएगा 31 मार्च 10, 31 मार्च 11, 12 और 13, ठीक है। तो बैलेंस विल बी रिडीम एट 31 मार्च 13, तो 2 साल बाद वही 31 मार्च 11, 31 मार्च 13 एट 10% प्रीमियम, 50% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम। समझो 31 मार्च 12, मतलब 1 साल बाद, 31 मार्च 11 के 1 साल बाद 20,000 रुपये विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज कैश बोनस, कैश बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर प्रीपेड डिबेंचर अकाउंट। तो कैश बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर हम देखें तो अमोर्टाइज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में वही हेल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है। अब इधर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देने के हैं, तो आप समझो, तब देखो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है कि इस रिस्पेक्ट में हमको ये देखना पड़ेगा, हमने डिबेंचर इशू करे, तो डिबेंचर इशू करे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो कैश इनफ्लो होगा वो 20 लाख का 95%, जैसे कि 5% डिस्काउंट पे हम कर रहे हैं, तो 20 लाख का 95% आ रहा है 19 लाख, ठीक है। तो 19 लाख हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है। हमको ये अब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है कि नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, हम समझो इधर कन्वर्जन की कहीं बात नहीं करके रखी है, रिडेम्पशन की बात करके रखी है, तो सिंपल सी बात है नॉन कंपाउंड है। अब जब नॉन कंपाउंड की बात आ रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस पर हमको IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। IRR कैलकुलेट का मतलब क्या होता है कि इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। तब बात आती है कि जब हम देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हमको तो 9-10 से ही मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज किससे मिल रहे हैं, ये 1/4/2008 है क्या, ओके 1/4/2008 है, मैं 2009 समझा, तो ये 3 साल हो जाएंगे और ये 2 साल हो जाएंगे, ओके। तो 8/9, 9/10, 10/11, फिर 11/12, 12/13। सिंपल सी बात है, 8/9 पे हमको जो है 1,80,000 मिल जाएगा, क्योंकि 20 लाख का डिबेंचर, देखो फेस वैल्यू पे ही हमको जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 लाख का 9%, भले ही हमको प्रोसीड 19 लाख मिल रहा हो, ठीक है। फिर तो 1.8 लाख, फिर 1.8 लाख। तीसरे साल में अगर हम देखें तो हमें जो है तीसरे साल में 50% डिबेंचर हमारे रिडीम हो रहे हैं, मतलब कि 1,07,000 तो हो रहा है, सॉरी 20 लाख है, तो 10 लाख 20% ना, तो 10 लाख प्लस 7%, 10,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000, तो ऐसे कैसे 12.5 लाख, 12.5 लाख का उधर रिडेम्पशन हो रहा है। फिर बात आती है कि 11-12 में बचे हुए 10 लाख है, तो बचे हुए 10 लाख का 9% कितना होता है, 90,000 प्लस 20,000 का कैश बोनस है, वो कैश बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो है। और 12-13 में सिंपल सी बात है, 12-13 में भी ऐसा हुआ है कि 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो सॉरी 12-13 में भी क्या हुआ है कि 12-13 में अगर हम देखें बचे हुए 10 लाख जो है उसका 10% प्रीमियम, मतलब वो 11 लाख और 90,000, तो 90,000 प्लस 11 लाख, इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज था। अगर हम देखें तो इसमें जो इंटरेस्ट, देखो सिंपल से बात है, अगर 9% डिवेंचर
से तो ज़्यादा ही होगा रेट, क्योंकि रिडेम्पशन हो रहा है एक तो प्रीमियम में, दूसरी चीज़ ये है कि कैश बोनस भी दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने 12% रेट लिया और हमने डिस्काउंटिंग करी, 12% से डिस्काउंटिंग करी तो 1939080 हमारा आता है टोटल। और अगर हमने 13% से डिस्काउंट करी तो 17187992 आता है। अब समझो हमें 19 लाख पे आना है, तो सिंपल सी बात है, हमें इंटरपोलेशन मतलब सिंपल सी बात है, हमको लीनियर इक्वेशन एक क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें जो है 12% से ऊपर का इंटरेस्ट आएगा, जो हमारा 12.66% हो रहा है। अब समझो ERI जो है, ERI हमारा 12.66% हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.66% हो रहा है, मतलब हम डिवेंचर दे रहे हैं तो 9% डिवेंचर दे रहे हैं, पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12.66% हो रहा है। अब सबसे पहली बात, ये तो आपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पहले तो आपको पैसे मिलेंगे ना, आपने डिवेंचर इशू करे हैं, आपको पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर करोगे, वो कितना पड़ा होगा आपका 19 लाख, जो भी आपका अमाउंट है 19 लाख, वैसे प्रोसीड्स तो 19 लाख ही रिसीव हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 19 लाख। अब समझो 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर के रिस्पेक्ट में हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको तो पहले उससे पैसे मिल गए हैं 19 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है हमको कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो ये जो 19 लाख है, क्योंकि हम तो उसको 19 लाख पर ही लेकर आए ना, तो सिंपल सी बात है 19 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। वही 19 लाख पे कितने परसेंट से 12.66% से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हमारा तो हमने तो हमारी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी 240,540 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। पर हम 1,80,000 उनको पे करेंगे, ठीक है, 1,80,000 पे करेंगे तो बैलेंस आया, फिर वो बैलेंस पे इंटरेस्ट 12.66%, फिर 1,80,000 हम पे करेंगे, फिर बैलेंस आएगा, फिर बैलेंस पे 12.66% हम पे करेंगे, ठीक है। 12.66% का इंटरेस्ट जो है हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फिर हम जो है इसको 12.5 लाख पे करेंगे, 12.5 लाख के बाद बैलेंस आएगा, फिर वापस इंटरेस्ट ऐड होगा 12.66% से, फिर 1,10,000 माइनस हो जाएगा, फिर वापस जो बैलेंस आएगा उस पर 12.66% को ऐड करेंगे, और फिर जो है इस तरीके से हमारा ओवर हो जाएगा। सो ये 12.66% है, और इस तरीके से हमने जो है हमारी एंट्री कर ली, जिसमें हमने जो है इंटरेस्ट की इनकम भी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की लाइबिलिटी एक तरीके से हमने बुक कर ली है। तो जैसे कि एसेट अकाउंट डेबिट टू अनअर्नड फाइनेंस इनकम बोल सकते हैं, या एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकम जैसे एंट्री करते थे, तो वैसे ही इधर हम एक्सपेंडिचर बुक कर लेंगे और उधर से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब फिर इंस्टॉलमेंट का हम जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की रिस्पेक्ट में इस तरीके से अकाउंटिंग होगी। अब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की बात है, मतलब रिडेम्पशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के केस में रिडेम्पशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो देखो उसके रिस्पेक्ट में जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या देख रखा है क्वेश्चन में कि बी लिमिटेड ने इशू करे हैं 9% कंपलसरी कन्वर्टेबल। तो जब 9% कंपलसरी कन्वर्टेबल की बात करके रखी है तो कन्वर्टेबल होगा, ठीक है। फेस वैल्यू है 7 लाख, डिस्काउंट है 10% ऑन, ठीक है, 1/4/2008, 1/4/2008। ये कन्वर्टेबल कितने में होगा, 3 साल बाद 31/3/2011। दिस आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। अब ये जो रिडेम्पशन होगा, ठीक है, तो इशू करा है 9% कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर एट 7 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1/4/2008, कन्वर्टेबल होगा 31/3/11 में। दिस आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। ये जो रिडीम होगा, ये रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे। इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इज 13%। क्या बोला, इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब कि इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये तो कन्वर्टेबल डिवेंचर है पर सिमिलर इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब अपना वो बेंचमार्क इंटरेस्ट हो गया। तो अब सिंपल सी बात है कि
हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है इशू करे, ठीक है, 7 लाख की फेस वैल्यू थी, 10% का डिस्काउंट था, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट पे होगा तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होगा। प्रोसीड में अगर हम देखें तो 6,30,000 जो भी है आ जाएगा प्रोसीड में, ठीक है। पर अगर हम देखा जाए इंटरेस्ट 3 साल इंटरेस्ट आएगा 63,000, 63,000। ये अब देखो डिस्काउंट किससे होगा, ये डिस्काउंटिंग इसकी किससे होगी, अगर हम देखें तो डिस्काउंटिंग इसकी होगी 13% से, क्योंकि रिडेम्पशन तो नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आप जो देने वाले हो वो इंटरेस्ट ही देने वाले हो, रिडेम्पशन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सिंस रिडेम्पशन नहीं होने वाला है 13% से आपने डिस्काउंटिंग करी, ठीक है। तो 1/1.13 इक्वल टू इंटू 63,000, तो इस तरीके से जो है हम एक तरीके से 148,743 करके जो है इनका अमाउंट आ रहा है। तो ये जो है 148,743 ये है फिनेंशियल लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और क्या। और रही बात 6,30,000 में से 148,743 ये क्या है 481,257, ये हमारी इक्विटी हो गई। तो ये जो है इक्विटी है 481,257, इसके रिस्पेक्ट में तो कोई पेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं आती। पर जब रही बात है 148,743 की, तो इसके रिस्पेक्ट में पेमेंट की ऑब्लिगेशन तो आती है कि देखो 148,743 हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो 148,743 इसका हमने जो है 13%, तो ये सिंपल सी बात है, जो 148,743 है इस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस पे कैलकुलेट करोगे आप 13% का इंटरेस्ट, ठीक है। आपकी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी बढ़ गई, आप 63,000 पे कर दोगे, फिर जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस पे 13% इंटरेस्ट है, 63,000 पे करोगे तो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस पे आप जो है वापस पे करोगे, ऐड करोगे 13% इंटरेस्ट, फिर आप 63,000 पे करोगे और ऐसे केस में निल हो जाएगा एट दी एंड। और रही बात इक्विटी की, इक्विटी का ऑल टाइम यही बैलेंस रहेगा, क्योंकि रेसिडुअल इंटरेस्ट है, पेमेंट करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सो इस तरीके से जो है हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे ओवर होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।